हम भारत की महिलाएं, हमेशा से ही हमें दोयम दर्जा मिला है। हमेशा से ही हमारे कामों को, हमारी कामयाबियों को उस तरीके से स्वीकार्यता नहीं मिली है जैसे समाज में पुरुषों को मिलती है। लेकिन ये बात जग जाहिर है कि जब भी हम महिलाओं के ऊपर कैसी भी जिम्मेदारी आई है, घर संभालने से लेके देश संभालने तक की, हम सभी ने उसको बहुत अच्छे से हमेशा से संभाला है और उसमें सफल हुए हैं। दोस्तों, आज हम ऐसी ही महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सदियों तक के अपने नाम को अमर कर दिया है। आज जानते हैं उन भारत की महिलाओं के बारे में जिन्होंने कमाल किया था। हाय एवरीवन, मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगल अवेयरनेस पर। हम सभी को पता है कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन ये संविधान किसने बनाया, संविधान सभा में कौन कौन लोग थे, इन सब के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी कि संविधान सभा के सदस्यों में 15 महिलाएं थी। आज इस वीडियो में हम उन 15 महिलाओं को और करीब से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा से महिलाओं का नाम पीछे रह जाता है। आज हम जानेंगे वो 15 महिलाएं कौन थी जिन्होंने सदियों तक अपने नाम को अमर कर दिया है और संविधान रचने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सबसे खास बात यह है कि ये सभी 15 महिलाएं भारत के अलग अलग राज्यों से आती थी और जिन्होंने संविधान सभा में महिला मुद्दों को बहुत ही प्रखर तरीके से आवाज उठाई थी और रखा था। तो मिलते हैं उन सभी महिलाओं से। सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी का जन्म पंजाब के अंबाला शहर में 25 जून 1904 को संपन्न बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सरकारी डॉक्टर थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कई स्कूलों में हुई, क्योंकि हर 2-3 साल में उनके पिता का ट्रांसफर होता रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली गई और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से उन्होंने हिस्ट्री में अपनी ग्रेजुएशन किया। 1936 में 28 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेता जेबी कृपलानी से विवाह कर लिया। वह देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उनका संविधान के निर्माण में बहुत अहम योगदान था। सुचिता कृपलानी ने 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका अदा की थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में महिला शाखा का निर्माण किया था। सुचिता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। वे हर विधा में बहुत कुशल महिला मानी जाती थी। आइए अब चलते हैं पंजाब से दक्षिण की ओर। दक्षिणानी वेलायुधन। दक्षिणानी वेलायुधन अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की आवाज उठाने के लिए जानी जाती थी। संविधान सभा में एकमात्र अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली वो एकमात्र महिला थी। उनका जन्म कोचीन में बुलगाटी द्वीप पर 4 जुलाई 1912 को हुआ था। वे कोचीन के विधान परिषद की सदस्य भी रही थी। उन्होंने लंबे समय तक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की आवाज को समाज में उठाया था। मिलते हैं हमारी अगली महिला से। विजय लक्ष्मी पंडित। इलाहाबाद में 18 अगस्त 1900 में जन्मी देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी संविधान सभा की एक सदस्य थी। उनकी शिक्षा दीक्षा मुख्य रूप से घर में ही हुई थी। 1921 में उन्होंने कठियावाड़ के सुप्रसिद्ध वकील रणजीत सीताराम पंडित से विवाह कर लिया था। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने भी आजादी के लिए आंदोलनों में भाग लिया। आंदोलन में आगे रहती, जेल जाती, रिहा होती और फिर आंदोलन में जुट जाती। उनके पति को भारत की स्वतंत्रता के लिए किए जा रहे आंदोलनों का समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार करके लखनऊ की जेल में डाला गया, जहां उनका निधन हो गया था। विजय लक्ष्मी पंडित एक कुशल राजनेता मानी जाती हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इलाहाबाद नगर निगम चुनाव के साथ की थी। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली वह विश्व की पहली महिला थी। वह कैबिनेट मंत्री बनने वाली भारत की प्रथम महिला थी। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। वो 1937 में संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई थी और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त की गई थी। वह राज्यपाल और राजदूत जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रही। उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा लागू इमरजेंसी का भी विरोध किया था और जनता दल में शामिल हो गई थी। अब मिलते हैं उन महिला से जिनको शायद आप एक नाम और से जानते हैं,
भारत की बुलबुल या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। आइए मिलते हैं। सरोजनी नायडू भारत की कोकिला के नाम से जानी जाने वाली 13 फरवरी 1879 को दक्षिण भारत के हैदराबाद शहर में जन्मी सरोजनी नायडू को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका थी। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान तथा मां कवित्री थी और बांग्ला में लिखती थी। बचपन से ही कुशाग्रवृत्ति होने के कारण उन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही 12वीं की कक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करी और 13 वर्ष की आयु में लेडी ऑफ द लेक नामक कविता रची। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की वे अध्यक्ष बनी और 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। श्रीमती एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी की प्रिय शिक्षा ने अपना सारा जीवन देश के लिए अर्पण कर दिया। 13 फरवरी 1964 को भारत सरकार ने उनकी जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में 15 नए पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। सरोजनी नायडू ने इंग्लैंड से पढ़ाई की थी। बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही और पहली राज्यपाल बनी। उन्होंने उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य के राज्यपाल की जिम्मेदारी निभाई थी। सरोजनी नायडू को साहित्य का अच्छा ज्ञान था। वे संविधान सभा के उन सदस्यों में शामिल थी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। मिलते हैं हमारी अगली महिला से जो आती थी एक राजघराने से। राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला के पूर्व महाराजा के पुत्र हरनाम सिंह की पुत्री थी। उनका जन्म 2 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से एमए पास करने के बाद वह भारत वापस आई। राजकुमारी अमृत कौर ने ही देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की यानी एम्स की स्थापना की थी। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उनका सहयोग किया था। वे करीब 10 साल तक की स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री रही। राजकुमारी अमृत कौर भी संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। उनकी मृत्यु 2 अक्टूबर 1964 को दिल्ली में हुई और उनकी इच्छा के अनुसार उनको दफनाया नहीं गया बल्कि जलाया गया। तो मिलते हैं हमारी अगली महिला से। कौन है वो? मालती चौधरी। मालती चौधरी का जन्म 26 जुलाई 1904 में पूर्वी बंगाल में हुआ था। वर्तमान समय में यह जगह बांग्लादेश में आती है। वह एक ब्राह्मण परिवार से थी। उनके पिता बैरिस्टर कुमुदनाथ सेन की मृत्यु तब हुई जब वह केवल 2.5 साल की थी। उनकी मां स्नेहलता सेन एक अच्छी लेखिका थी। उन्होंने दुर्गांजलि लिखी और रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कृतियों का अनुवाद किया। 16 साल की उम्र से ही शांति निकेतन से जुड़ गई थी। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नागकृष्ण चौधरी की पत्नी थी वो। मालती चौधरी ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस समाजवादी कर्म संघ की स्थापना भी की थी और वह भी संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं लीला रॉय से। लीला रॉय भी संविधान सभा की उन 15 महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। लीला राय का जन्म असम के गोलपाड़ा जिले में 2 अक्टूबर 1900 को हुआ था। लीला राय को उस वक्त महिलाओं के सबसे बड़े हिमायती के तौर पर जाना जाता था। उन्होंने 1923 में दीपाली संघ और स्कूलों की स्थापना कर देश भर में चर्चा पाई थी। लीला राय ने 1920 के दशक में अन्य बंगाली महिलाओं को बम बनाना सिखाया। 1937 में वह कांग्रेस में शामिल हो गई। खास बात यह रही कि उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनाई गई महिला समिति में सदस्य बनाया गया था। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। लीला राय ने देश के विभाजन के विरोध में संविधान सभा भी छोड़ दिया था। मिलते हैं बेगम एजाज रसूल से। संविधान सभा में के सदस्यों में बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। उनका जन्म 2 अप्रैल 1909 को हुआ था। बेगम एजाज रसूल का पूरा नाम बेगम कत्सिया एजाज रसूल था। वह मुस्लिम लीग की सदस्य भी थी। बाद में जब मुस्लिम लीग भंग हुई तो वह कांग्रेस में शामिल हो गई। बेगम एजाज रसूल उत्तर विधानसभा की सदस्य, राज्यसभा की सदस्य रही। सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें पद्म भूषण सम्मान भी दिया। आइए मिलते हैं कमला चौधरी से। कमला चौधरी भी उन 15 महिलाओं में से थी जो संविधान सभा की सदस्य थी। कमला चौधरी का जन्म 22 फरवरी 1908 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में भारत रत्न और प्रभाकर की उपाधि धारण करी। वे एक प्रसिद्ध लेखिका थी। एक तरफ जहां उनका परिवार शाही सरकार का वफादार था, वहीं दूसरी तरफ कमला चौधरी महात्मा गांधी से जुड़ी हुई थी।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य थी, जबकि लोकसभा की सदस्य भी चुनी गई थी। उन्होंने अपनी कहानियों के जरिए महिलाओं को समाज में आगे लाने का काम किया। उनके कामों में लैंगिक भेदभाव, किसानों का शोषण और विधवाओं की खराब स्थिति प्रमुख विषय रहते थे। आइए उत्तर प्रदेश से चलते हैं आंध्र प्रदेश की तरफ। मिलते हैं दुर्गाबाई देशमुख से। 12 साल की छोटी उम्र से ही असहयोग आंदोलन से जुड़ने वाली दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। वे महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का हिस्सा थी। उन्होंने महिलाओं की आवाज उठाने के लिए आंध्र महिला सभा की स्थापना की थी। दुर्गाबाई देशमुख संसद की सदस्य के लिए चुनी गई थी। उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा गया था। आगे बढ़ते हैं दक्षिण भारत की तरफ और चलते हैं केरल। अम्मू स्वामीनाथन 22 अप्रैल 1894 में दक्षिण भारत के केरल राज्य के पाल घाट में जन्मी अम्मू स्वामीनाथन भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। जब संविधान सभा के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, तब स्वामीनाथन ने कहा था कि बाहरी लोग कहते हैं कि भारतीय महिलाओं को संविधान का अधिकार नहीं दिया जाता, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि भारतीयों ने अपना संविधान खुद बनाया है, जिसमें महिलाओं को भी बराबर का हक दिया गया है। अम्मू स्वामीनाथन ने मालती पटवर्धन, एनी बेसेंट, अंबु जम्वाल और दादा भोई के साथ मिलकर महिला इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। वे स्काउट्स एंड गाइड्स के सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष भी थी। अम्मू स्वामीनाथन राज्यसभा और लोकसभा की सदस्य भी बनी थी। मिलते हैं हमारी अगली महिला से, एनी मस्कैरिनी। एनी केरल की पहली महिला सांसद भी थी। उनका जन्म एक अत्यंत शिक्षित लैटिन कैथोलिक परिवार में हुआ था। उनके पिता त्रावणकोर राज्य में अधिकारी थे। एनी पढ़ाई में बचपन से ही मेधावी थी। उन्होंने इतिहास और अर्थशास्त्र में महाराज कॉलेज तिरुवनंतपुरम से डबल एमए किया था। इसके बाद उन्होंने कुछ समय श्रीलंका के सिलोन में कॉलेज में अध्यापन का भी काम किया था, पर वे जल्द ही केरल लौट आई और इसके बाद उन्होंने कानून में अपना ग्रेजुएशन किया। एनी मस्कैरिनी त्रावणकोर राज्य में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थी। राजनीतिक की गतिविधियों के चलते उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। जेल से बाहर आने के बाद भी वे लगातार सामाजिक मुद्दों को उठाती रही। 1951 के आम चुनावों में वे लोकसभा सदस्य के रूप में भी चुनी गई थी। एनी मस्कैरिनी केरल राज्य की पहली महिला सांसद भी बनी थी। चलते हैं गुजरात में। हंसा मेहता। पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हंसा मेहता ने भी भारतीय संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया था। उनका जन्म 3 जुलाई 1887 को बड़ौदा में हुआ था। वे बड़ौदा के दीवान नंदशंकर मेहता की बेटी थी। पत्रकार होने के साथ साथ हंसा मेहता सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी थी। वह 1926 में बॉम्बे स्कूल्स कमेटी के लिए चुनी गई और 1945-46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। बाद में उन्हें संविधान सभा का सदस्य भी बनाया गया था। वापस चलते हैं बंगाल की तरफ और मिलते हैं रेणुका रे से। रेणुका रे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोकसभा सांसद, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी रेणुका रे आईसीएस अधिकारी सतीश चंद्र मुखर्जी और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सदस्य चारुलता मुखर्जी की बेटी थी। वे पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्य और मंत्री भी रही। उन्होंने ही बंगाल में अखिल बंगाल महिला संघ और महिला समन्वयक परिषद का गठन भी किया था। रेणुका रे संविधान सभा की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। देखते हैं 15वीं महिला कौन है। पूर्णिमा बनर्जी। भारत छोड़ो आंदोलन और महात्मा गांधी के सत्याग्रह से जुड़ी पूर्णिमा बनर्जी भी संविधान सभा की सदस्य थी। समाजवादी विचारधारा से प्रेरित पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश में आजादी की लड़ाई के लिए बने महिलाओं के समूह की सदस्य थी। वे किसान की सभाओं, ट्रेड यूनियनों की व्यवस्था और ग्रामीणों से जुड़े मुद्दे उठाती थी। उन्होंने 1930 में दांडी मार्च और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और बाद में जेल की गई। तो ये थी वो महिलाएं जो हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम अमर कर गई है। आज जो संविधान हमको मिला है, उसके निर्माण में उन 15 महिलाओं ने ही हम सभी महिलाओं की नुमाइंदगी की। और आज जो संविधान हमको मिला है, उसमें उन सभी महिलाओं का इतना बड़ा योगदान है। दोस्तों, जब भी महिलाओं को कोई भी जिम्मेदारी मिलती है, वो हमेशा ही बहुत अच्छे और जिम्मेदारी से उसको निभाती है और सफल रहती है। उम्मीद है मेरा आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका अपना ही चैनल है, इसको फॉरवर्ड भी करते रहें। थैंक यू सो मच।